हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम एसएसटी में आपका चैप्टर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूपों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। चित्र 6.1 देखिए, इसमें देखिए पठार, पर्वत श्रृंखला, नदी, पहाड़ी, पर्वत, ये सब दिखाए गए हैं। ये सब क्या हैं? आपके पृथ्वी के स्थल रूप हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि अब आप इसमें देखोगे पृथ्वी की जो सतह है वो कहीं पर कैसी है, कहीं पर कैसी है। पर्वत है तो ऐसे है, पठार है तो नीचे हैं, पर्वत है तो ऊंचे हैं, पहाड़ी है तो बीच में, यानी बहुत ज़्यादा ऊंची भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नीची भी नहीं है, तो एक समान नहीं है। तो पृथ्वी का जो स्थल है रूप है, यानी कि अनगिनत प्रकार के हैं। पृथ्वी के जो स्थल रूप हैं वो कैसे हैं? अनगिनत प्रकार के हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। स्थल मंडल के जो भाग होते हैं वो कुछ ऊंचे नीचे हैं, कुछ समतल हैं। अब देखिए झील देखिए नीचे जा रही है, नदी भी नीचे जा रही है। जहाँ पे नॉर्मल, यानी कि जहाँ पे आप जैसे ज़मीन है वो समतल हो गया। कुछ ऊंचे हैं, पहाड़ी है, पठार है, पर्वत श्रृंखला, ये सब ऊंचे हैं। तो इसलिए कहीं पे ऊंचे नीचे और कुछ समतल हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो ये जो स्थल रूप हैं दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। दो प्रक्रियाएं होती हैं, वो कौन कौन सी होती है वो आगे पढ़ेंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ भी धीरे धीरे गति हो रही है, क्योंकि ये आप सभी को पता है बच्चों कि पृथ्वी के अंदर जो है वो लगातार गति हो रही है। ये आपको पता है, पृथ्वी के अंदर लगातार गति, यानी पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर। यह आपको मैंने पहले ही बताया, तो वो गति हो गई। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं धंस जाती है। ठीक है, क्या आप जानते हैं पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। यानी कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई होगी जहाँ पे और खड़ी ढाल होगी, वो क्या कहलाएगी? पहाड़ी। ठीक है, इसका नेक्स्ट आपका देखते हैं दूसरी या बाह्य प्रक्रिया। ये कौन सी प्रक्रिया थी? प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण तो क्या हो रहा था? बहुत से स्थानों पर पृथ्वी का सतह कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं धंस जाती है। ये कौन सी? प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण, यानी अंदर की प्रक्रिया के कारण होता है। ठीक है, और दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। यानी कि जो पहली प्रक्रिया है उसके कारण तो कहीं पर, प्रथम या आंतरिक जो प्रक्रिया है उसके कारण तो पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं धंस जाती है। और दूसरी या बाह्य प्रक्रिया है, उसके कारण बनने और टूटने की प्रक्रिया है पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को। जब पृथ्वी की सतह जो होती है वो टूट करके जब घिस जाती है तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? अपर्दन। ठीक है, किसे कहते हैं अपर्दन? पृथ्वी की सतह का जब टूट कर घिस जाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? अपर्दन। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है, जब टूट जाएगी और घिस जाएगी तो नीची होगी, ये तो पता है। और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। यानी अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा टूटना और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका पुनः निर्माण होना। ठीक है, ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत क्या है? पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा, पर्वत जो होते हैं उसका शिखर तो, यानी ऊपरी हिस्सा जो ये दिख रहा है आपको, ये तो छोटा होता है और उसका आधार जो होता है वो चौड़ा होता है। नीचे वाला जो हिस्सा होता है ब्लू वाला जो आपको दिख रहा होगा ये चौड़ा, और शिखर जो ऊपर वाला है वाइट और ऑरेंज सा जो आपको दिख रहा है, ब्राउन सा, ये जो है आप उसका शिखर है, ये छोटा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं और उन नदियों को क्या कहा जाता है? हिमानी। पर्वतों पर जो हमेशा बर्फ़ जमी रहने वाली नदियाँ होती हैं उन नदियों को क्या कहा जाता है? हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तो जिन्हें आप नहीं देख सकते।
कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत जो होते हैं जब वो एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम? पर्वत श्रृंखला। ठीक है, जब पर्वत जो होते हैं वो एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसके बाद है बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रम से एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जो हिमालय है आपका वो एशिया में, आल्प्स यूरोप में और एंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, पर्वतों की ऊंचाई और आकार में भिन्नता होती है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है पर्वतों के प्रकार। यानी पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत जो होते हैं बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, ब्रशोंत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, कौन कौन से? वलित, ब्रशोंत और ज्वालामुखी, 3 प्रकार के पर्वत होते हैं। ठीक है, हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं। हिमालय और आल्प्स जो हैं वो कौन से हैं? वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। जिनकी सतह जो है वो ऊबड़ खाबड़ है और शिखर जो है शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। भारत की जो अरावली है, अरावली श्रृंखला पता है आपको? वो जो है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशिया तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं तथा इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाकार रूप से विस्थापित हो जाता है तब इसे क्या कहते हैं? ब्रशोंत पर्वतों का निर्माण होता है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाकार रूप से विस्थापित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ब्रशोंत पर्वत। ठीक है, ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी हौस्ट और नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश यानी ग्राबेन कहते हैं। आपको चित्र दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ पे जो ऊपर उठ गया है ये वाला हिस्सा उसे क्या कहते हैं? उत्खंड भ्रंश, और जो नीचे धंस गया है इसे द्रोणिका भ्रंश यानी कि ग्राबेन, और ऊपर वाले को हौस्ट। ठीक है, यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। एटलस में देखिए, इस मानचित्र में इनकी स्थिति को देखिए और इस प्रकार की आकृति का प्रकृति भू आकृतियों के कुछ उदाहरण को पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। जब ज्वालामुखी जो होता है जब वो फटता है, उसका विस्फोट होता है तो उससे का जो लावा निकलता है वो लावा एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो वही जो लावा इकट्ठा हो जाता है वही जो है पर्वत बन जाता है। तो वो कौन सा पर्वत कहलाता है? ज्वालामुखी पर्वत। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी, घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रम तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान हैं। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, विभिन्न प्रकार खेल जो बताए हैं पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। तो यहाँ पे जो बच्चों आपको पिक्चर दिख रही है नीचे वाली दिख रही है, इस पिक्चर में क्या है? ये बंदा स्कीइंग कर रहा है। कौन सी वो हो रही है? इसमें कौन सा खेल है? ये कौन सी गेम है? स्कीइंग। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ऊपर जो ये ब्राउन वाला जो आपको अत्यधिक दाब से मैग्मा का निर्माण, तो यहाँ पे जो दिख रहा है इसमें देखिए किनारों से निकलती फिसलती चट्टानें लावा कहलाती हैं। जो किनारों से जो चट्टानें निकलती हैं वो क्या कहलाती हैं? लावा कहलाती हैं। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से होता है और जिन पर अत्यधिक दाब और ताप पड़ता है तो ये ज्वालामुखी राख, भाप और गैस युक्त बनने क्या है इसमें बन जाते हैं। तो मतलब कि इस तरीके से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी पर्वत जो है जब लावा जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वो एकदम से फटता है और बाहर निकलता है। तो वो
काफ़ी मात्रा में निकलता है और एकदम ऊंचाई तक जाता है, तो वो धीरे धीरे जमने लगता है। जब वो जम जाता है तो पर्वत का रूप ले लेता है, तो वही ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको? हमने पृथ्वी के स्थल स्वरूपों के बारे में पढ़ा। कौन सा स्थल स्वरूप पढ़ा आज हमने? पर्वत। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों। आपको चैप्टर फिर से रीड करना है अच्छे से। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।